सभी को नमस्ते। बहुत पुरानी एक बात बताऊंगी। जो पुराने लोग हैं उनको गुरुजी ने बहुत बार बताई है और मेरी आंखों देखी है, क्योंकि मैं गुरुजी के पास बैठी थी। तो ऐसे गुरुजी बैठे थे और हम क्या करते हैं, कार्ड लिख के नाम दे देते हैं। पेशेंट लाइन में बैठे होते हैं। तो गुरुजी ने एक कार्ड रखा सामने, नाम बोला। वो पेशेंट वहाँ से बाहर से चल के आया, सीट से उठा और चल के अंदर आया। तो कैबिन में दिख रहा था। तो मैं सामने बैठी थी। गुरुजी ने लिखा लेफ्ट साइड पैरालाइज। उसको देखा और कार्ड में लिख दिया। और जैसे वो नज़दीक आया, कुर्सी पे बैठा, गुरुजी ने वो काट दिया और लिखा मोटर न्यूरॉन डिजीज़। वो बंदा बहुत पढ़ा लिखा था। उसने ये चीज़ देखी तो वो एकदम सीट से खड़ा हो गया फटाक से। बोला, सर ये बताइए आपने ये लिखा कैसे? तो बोले कि जब आप दूर से आए, आप थोड़ा सा लिम्पिंग था, तो मुझे लगा आपको पैरालाइज हुआ है। लेकिन जब पास में आके बैठे, मैंने कुछ सिम्टम देखे तो मुझे लगा ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है। तो बोले, सर ये मोटर न्यूरॉन डिजीज़ ही है, मगर ये आपने कैसे फाइंड किया, कैसे पता चला? मैं 1 साल लगा मुझे इसकी डायग्नोसिस में, 1 साल लगा चेन्नई में मुझे। और आपने, मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिख दिया। और आपने तो मुझे चेक नहीं किया, पूछा नहीं कुछ, मेरे कोई रिपोर्ट नहीं देखे, तो आपने ये कैसे बताया? तो बोले, मैंने कुछ साइन है मोटर न्यूरॉन के, वो आप में देखे जब आप आके बैठे, इसलिए मैं बता पाया। तो उसका बोला, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ बिल्कुल ठीक हो सकते हो। तो बोले, ठीक है, कितना टाइम लगेगा? बोले, 1 साल। ठीक है, डन, मैं आज से यहाँ ही रहूँगा। और वो चेन्नई से आए थे। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये बात है 97 की। 97 की बात है और आज भी वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक है। आज 2025 हो गई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जो गुरुजी कर सकते थे, उनका कहना था कि तुम भी करो। वैसा ही मैं भी बोलती हूँ कि तुम भी करो, मैं ही क्यों करूँ? क्योंकि हमें आगे गुरुजी के चीज़ों को बढ़ाना तो ये करना पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी इतनी सी छोटी तो नहीं है कि खाली घुटना और कमर दर्द ठीक करे। एक साइंस है, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। तो उतना डीप हमें सोचना समझना होगा। आज मैंने यहाँ पर 5-6 बीमारियां चूज़ की हैं जिनके डायग्नोसिस हम न्यूरोथेरेपिस्ट कैसे करते हैं, डॉक्टर क्या बताते हैं, हम कैसे देखते हैं, हम कैसे समझते हैं, किस प्रकार से उनकी चीज़ों को, उनके सिम्टम को देख के, क्या चेक करके हमें पता चलता है कि ये बीमारी हो सकती है। और जैसे हम सीपी बच्चा है, एक डाउन सिंड्रोम है या एक माइक्रोसिफिलिस है, वो दो सब सेम दिखते हैं दिखने में। तो 2-3 पेशेंट अलग अलग बीमारियों के बैठे हों तो सेम ही दिखते हैं, मगर उनमें भी कुछ अलग होता है। उस अलग को हमें समझना है, वो अलग क्या चीज़ है, उसको हमें समझ के उस बीमारी के बारे में जानना है। और जब आप ये करोगे, पेशेंट आया और आप बोल दोगे आपको ये बीमारी है, वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक और ये था, बप्पा है यहाँ। बप्पा का फ़ोन आया था मुझे, बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए इस बात को। बप्पा का एक फ़ोन आया था। एक पेशेंट है वहाँ गुवाहाटी में, जो ना 19-20 साल की लड़की है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो ट्रीटमेंट ले। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो ट्रीटमेंट उसको हम 4 जन पकड़ के देते हैं। क्या बात कर रहे हो, इतनी बड़ी लड़की 4 जन पकड़? बोले उसके पेरेंट्स बोले ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट दो, वो ठीक होगी। बोले छोड़ दो, वो नहीं ठीक होगी। तो बोले क्यों? बोले बप्पा उससे बात मत करो, उसको ट्रीटमेंट मत दो, सिर्फ उसके पास जाओ, उसको बोलो मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे को क्या तकलीफ़ है ऐसे बताओ। तो वो 2-3 दिन गए, उन्होंने खाली बात की, कुछ नहीं बोले उससे, कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी है, कुछ नहीं। बात की कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कुछ तकलीफ़ है बता वगैरह ऐसे।
और फिर उसने अपने अंदर की बातें बताई। कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण उसके ब्रेन पे, यंग लड़की है, कॉलेज गर्ल है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो पेरेंट्स को नहीं पसंद था, इसलिए फिर वो ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, कि एकदम प्रेशर पड़ जाता है। तो वो मोस्टली वो अलग टाइप का केस था। तो उसके बाद वो दोस्ती हो गई, फिर इन्होंने ट्रीटमेंट भी दी और वो ठीक भी हो गई। तो इन्होंने मुझे पूछा, दीदी आपने कैसे बता दिया, आपने ना देखा ना पूछा ना समझा। मैं क्या, वो गुरुजी का आशीर्वाद है। ये जो होता है ना, यंग लड़की है, कॉलेज में कोई लड़के से अफेयर हो गया, ये हो गया, तो इसमें हार्मोन्स की इतनी गड़बड़ होती है कि वो ब्रेन को सहती नहीं है और फिर बंदे का स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो ये आपके अनुभव भी होते हैं ऐसे इन चीज़ों में, कि आपको इन चीज़ों का पता चले। तो मैं आज जो 2-4 अलग अलग ये हैं, तो मुझे वहाँ खड़े होके आपके शक्ल नहीं दिखती हैं और मुझे समझता नहीं कि आपको कितना समझा। तो आमने सामने जब बात करते हैं, एक टीचर है ना, तो टीचर को अपने स्टूडेंट सामने अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं बैठ के सामने सबके बात करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हमने MND, जो गुरुजी ने भी कहा था MND की बात, तो MND में होता क्या है ये तो थोड़ा गूगल में भी सबको पता चल जाएगा। जो मैंने यहाँ PPT में लिखा है मोस्टली वो चीज़ें थोड़ी सी कॉमन है, पता चल जाता है। स्पेशल क्या होता है MND में, जब आपके पास बंदा चल के आता है, अगर उसके हाथ सही नहीं हैं तो उसका एक तरीका होता है चलने का। तो वो ऐसे करके, मतलब ऐसे करके ही चलेगा, ऐसे। मतलब वो हाथ ऐसे हिला भी नहीं सकता है, ऊपर भी नहीं कर सकता है। जो अपने क्लिनिक पे बच्चे, उन्होंने देखा होगा आजकल MND पेशेंट जो आते हैं वो ऐसे ही चलते हैं, जिनके हाथ नहीं चलते कुछ को। हाँ, फिर वो माइक लेके बता नहीं पाऊंगी ना कैसे चलते। तो वो ऐसे हाथ नीचे ही होते हैं, उनके हाथ ऐसे हिलते भी नहीं हैं। तो अगर बंदे के हाथ पे असर हो गया है, नेक पे असर हो गया है, तो सबसे पहली बात होती कि वो चलेगा ऐसे। मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि वो दूसरी बात है कि जब वो सामने आएंगे तो जो ऐसे पेशेंट है जिनको हाथों में प्रॉब्लम है, आप देखोगे कि ये अंगूठा और ये तर्जनी, इसके बीच के मसल्स नहीं होते, उनके मसल्स निकल जाते हैं। जो जैसे ही हाथ रखा था उस व्यक्ति ने, गुरुजी ने देखा कि उसके यहाँ के मसल्स नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया ये मोटर न्यूरॉन के अलावा कहीं भी ये सिम्टम नहीं होता है। आप इसको लिख लो, आपको भर ये काम आएगा। उसके बाद तीसरा होता है, जब वो आवाज बोलना शुरू करेंगे, आपका नाम क्या है, तो वो बोलते कैसे हैं, मेरा नाम है, नाक में, उनकी आवाज नाक से निकलती है। तो वो बात भी करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, तो वो नाक के अंदर से आवाज आती है, गले से नहीं आती। इसके कारण मैं बताऊंगी क्यों। इसके बाद कुछ होते हैं जिनको पैरों से शुरू होता है। तो जो पैरों से शुरू होता है, तो जैसे फुट ड्रॉप होता है ना, वो वैसा चलते हैं। मतलब एक पैर में होगा तो ऐसे जब आते हैं वो पैर ही ऐसा ऐसा होता है, या हाथ नहीं हिला पा रहे हैं। कभी कभी दोनों चीजें होती हैं, हाथ भी नहीं हिला पाते और पैर भी। तीसरा, एक बहुत ही जेन्युइन जो चीज है, आप उनको पूछो आपको फेस्कुलेशन होता है क्या, ट्विचिंग। ट्विचिंग भी मोटर न्यूरॉन के अलावा ज्यादातर बाकी कहीं भी नहीं होती है। बॉडी में ट्विचिंग होती है, मतलब मसल फड़कते हैं। तो वो मसल फड़कना ये निशानी है मोटर न्यूरॉन की, ट्विचिंग।
तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं उसमें आप अलग अलग कैटेगरी होती हैं, अलग अलग परसेंट होते हैं बीमारी के। जैसे किसी को गले में तकलीफ हो गई है, नेक में तकलीफ हो गई, आवाज कम हो गई है, आवाज नाक से आ रही है, हाथों में तकलीफ होती है, हाथ किसी के उठ रहे हैं, किसी के बिल्कुल नहीं उठ रहे। और उसके साथ साथ पैरों में जो प्रॉब्लम होते हैं, किसी का 1 फुट ड्रॉप हो गया, किसी का 2 हो गया, कोई बेड रिटर्न हो गया, कोई व्हील चेयर पे बैठ के। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, प्रोग्रेसिव बीमारी है, जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे तकलीफें बढ़ती जाती हैं। कोई भी गूगल का कोई भी ये उठा के पेज देख लो, WHO का देख लो, मोटर न्यूरॉन का, कहीं इलाज नहीं है। तो ऐसी चीजों में ये होती क्यों है बीमारी? तो इसका कारण क्या होता है? तो कारण बहुत सारे लोग ना बोल देते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने जो बहुत सारे चीजें देखी हैं इतने सालों में, तो एक तो एनवायरमेंटल असर होता है। मैंने देखा है कि फ्लाइट में पायलट लोग होते हैं, उनको मोटर न्यूरॉन पार्किंसन होता है। जो केमिकल फैक्ट्री वगैरह में हो, तो वो कंटिन्यूस केमिकल में रहने से उनको ऑक्सीजन लेस रहती है बॉडी में, तो ब्रेन पे असर होता है। जीन से भी हो सकता है और फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकता है। इसके साथ साथ मैंने जो और एक चीज देखी है, 3 पेशेंट देखे, 3, एक नहीं 3, मलेरिया। मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव थे, मलेरिया हुआ। मलेरिया ऐसी चीज है ना कि उसका पैरासाइट खत्म नहीं होता। वो मच्छर ने काटा, वो अंदर गया, वो लीवर में रहता है, और वो लीवर में कब तक रहता है, वो निकलता ही नहीं है। आपने ट्रीटमेंट ले ली, कुछ मलेरिया की दवाइयाँ ले ली, और उसके बाद आप ठीक हो गए, आप काम पे जाने लगे। 3-4 महीने में फिर आपको बहुत जोर से ठंड लगी, बुखार आया, फिर डिटेक्ट हुआ मलेरिया। फिर 3-4 महीने बाद फिर से होता है, क्योंकि वो पैरासाइट लीवर में रहता है बरसों तक, और जब भी उसकी कॉलोनी बनती रहती है, जब वो ज़्यादा बन गए वो फिर से ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम लो होने से ठंड लगने लगती है। तो इस प्रकार से ये मलेरिया का चक्कर रहता है। अभी क्या हो गया है कि मलेरिया होने के बाद डॉक्टर 1 महीने की कोई एंटीबायोटिक या ये दे देते हैं कि ये वापस ना हो ठीक होने के बाद। तो ये बात ध्यान में रखो। 3 बार मलेरिया होने के बाद मेरे जो बहुत क्लोज रिलेटिव थे उनको मोटर न्यूरॉन हुआ था, और 1.5 साल में उनकी डेथ हो गई। वो न्यूरोथेरेपी भी नहीं लिए थे। इसके बाद हमारे कोई दूर के रिश्तेदार थे, उनका मुझे पता चला मोटर न्यूरॉन है। तो मैंने बात की, पूछा क्या हुआ था, कुछ नहीं है, बीमारी है। ने आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था? बोले हाँ, वो मलेरिया 2-3 बार हुआ था। तो मतलब मुझे हैरानी हुई, ये भी एक कारण मिला कि मलेरिया होने से, या कोई भी डेंगू है, जैसे मैंने एक पेशेंट देखा था वो लेप्टोस्पायरस हुआ है, ये जो चीजें हैं ये आपके लीवर को बहुत वीक कर देती हैं, आपके हर एक सेल को वीक करती हैं, और वो सेल और इम्यून सिस्टम वीक होते ही कोई भी बीमारी ट्रिगर हो सकती है। तो ये मैंने जो सोचा, देखा, बहुत सारी बीमारियों के बारे में समझा, तो मुझे पता चला कि ऐसे ये चीजें हो सकती हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान रखे अपना, परिवार का, रिश्तेदारों का और पेशेंट्स का। कभी भी पेशेंट है, मलेरिया, टाइफाइड होता है, उनको बोलो ध्यान रखो इन चीज़ों का। मेरी बेटी को लेप्टोस्पायरस हुआ था, लीवर बहुत वर्स्ट हो जाता है उसमें। वो ठीक हुई सिर्फ न्यूरोथेरेपी से। एक रात में 2000 SGPT OT, एक रात की ट्रीटमेंट में सुबह में 1000 हुआ था। गुरुजी ने खुद ट्रीटमेंट दी थी। लेकिन वो ठीक होने के बाद गुरुजी ने मुझे एक ही बात कही, बेटा इसको 3-4 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट देना, लीवर जिंदगी भर ठीक नहीं होगा अगर आपने नहीं दी तो ये बातें आपको याद रखनी है। कोई भी पेशेंट का जब ऐसी कंडीशन है, लीवर बहुत वीक हो रहा है, सबसे ज्यादा लीवर के ऊपर असर होता है बॉडी के हर एक पार्ट के लिए। तो हम LS इस पे आ जाएं। मोटर न्यूरॉन में जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके कारण ये सब होता है। और इसमें
ये टाइप हैं बहुत सारे, ALS, PBS, प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस, प्रोग्रेसिव, मतलब ये अलग अलग टाइप हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है पर बीमारी आखिर में उधर ही आ जाती है। किसी को मैंने कहा ना, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से जो अपनी मोटर आर्ट फाइन अपनी जो चीजें होती है ना, वो जैसे पेन लेके लिखना, बटन लगाना, ये नहीं होता है स्टार्टिंग में। तो उसके कारण फिर ये यहाँ से शुरू होता है। तो अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर अनपढ़ है सोचते हैं अरे कुछ हो गया होगा, देखेंगे। थोड़े दिन बाद पता चलता है ये हाथ काम ही नहीं कर रहा है, ये उंगली और ये अंगूठा, उसके बाद हाथ। तो धीरे धीरे वो फिर काफी सारी डॉक्टर पहले दिन EMG भी नहीं करते ना, पहले दिन आपको देखेंगे, दवाई देंगे, ये देंगे, 1.5 साल 1 साल निकाल देते हैं। CT स्कैन कर लिया, MRI कर लिया, पता नहीं चला, एंड में 1 साल के बाद EMG करते हैं, जबकि इसका स्टार्टिंग में ही EMG करने पे पता चल जाता है। तो इसमें तो जैसे टाइप भी बता दिए और इनमें किस प्रकार से होता है वो भी बता दिया है। स्पाइनल, ये जो अटैक होता है ये हमारे मोटर न्यूरॉन, मोटर यानी जो ब्रेन से ऑर्डर देते हैं वो नर्व्स। हम कोई चीज देखते हैं आंख से कि ये बॉटल पड़ी है, मेरी आंख ने देखा तो ये मैसेज ब्रेन को गया, तो ब्रेन ने मुझे ऑर्डर दिया इस हाथ को कि इसको उठाओ, तो ये हाथ उठाएगा। तो जो हमने मैसेज दिया वो सेंसरी नर्व थी, पर जो ब्रेन से मैसेज आया वो मोटर नर्व थी। मोटर नर्व भी 2 टाइप की होती हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन, एक लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर में क्या होता है कि ब्रेन से ऊपर ऊपर यहाँ से जो ऑर्डर आते जाते हैं नेक तक, हमारी ब्रेन स्टेम तक, वो अपर मोटर न्यूरॉन है। जो पेरिफेरल है, नीचे स्पाइनल नर्व जो आती जाती पूरी बॉडी में, हाथों में, पैरों में, हमारे पूरे नेक से लेके नीचे तक कॉक्सिक्स तक जो आती है नर्व, वो हमारे पूरे बॉडी की सेंसरी नर्व होती है। तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन है, सॉरी, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। तो ये सारी ही इफेक्ट होती है मोटर न्यूरॉन यानी ब्रेन से। तो ब्रेन से मसल्स को ऑर्डर मिलता है, मसल्स हिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। अभी न्यूरोथेरेपी में तो सबको पता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है ये मोटर नर्व के ऑर्डर से होता है। जब वो नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं, रिलैक्स नहीं होते हैं, और धीरे धीरे फिर वो डैमेज होने लगते हैं। तो मोटर नर्व से मैसेज ना आने की वजह से वो ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं। समझ गए सभी? इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? तो इस प्रकार से ये मोटर न्यूरॉन बीमारी है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सिम्टम भी दिखते हैं। मैंने कहा जो नेक है, आवाज नहीं निकल रही, नाक से आवाज आ रही है, या फिर उनका ये लटक जाता है। आपने फेमस हमारे एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम, हाँ, स्टीफन हॉकिंग, वो अपने इंडिया में भी आए थे। तो वो एंड में उनकी गर्दन ही ऐसे लटक गई थी, व्हील चेयर पे ही रहते थे, और व्हील चेयर उन्होंने पूरी एक साइंटिफिक मशीन बनाई हुई थी। वो ब्लैक होल के रिसर्चर थे वो। और उन्होंने उनका जो, वो जब इंडिया में आए थे तो आपको शायद बताया होगा सतीश जी, गुरुजी को फोन आया था, लेकिन वो मिस हो गया फोन। गुरुजी नहीं थे क्लिनिक पे, और वो किसी और ने लिया, वो बात नहीं कर पाए ठीक से। और बाद में गुरुजी को वो दूसरे दिन वो निकल गए, उनके दूसरे दिन जाने का दिन था, तो वो बात हो नहीं पाई। वो गुरुजी को बहुत अफसोस था उस बात का। तो मतलब ये चीजें, इतने बड़े साइंटिस्ट को भी गुरुजी का नाम पता चला था कि मोटर न्यूरॉन में इन्होंने कुछ किया है। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आपके अपर यहाँ के जो मोटर न्यूरॉन डैमेज होना शुरू होते हैं, तो आपके ये मसल डैमेज होना शुरू होते हैं। यहाँ आपका वोकल बॉक्स है, वोकल सेल हैं जो डैमेज होने लगते हैं, और फिर आवाज निकलती नहीं है। और उसके बाद में धीरे धीरे ये मसल्स वीक होने से आपका होल्डिंग मुश्किल हो जाता है, वो गर्दन ऐसे लटक जाती है। इसके साथ साथ आपका ईसोफेगस
कोलैप्स होने लगता है, तो फूड अंदर से नहीं जा पाता। पानी पीने में भी ठसका लगने का मतलब होता है कि वो अंदर से हवा बाहर नहीं आ रही, वो चोक हो रहा है। तो इस प्रकार से लंग्स के सेल है ना, मसल है, मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये अपर का करने के बाद लोअर मोटर भी उसी में अटैच है ना, यहाँ से ही तो ब्रेन से और स्पाइन से, तो स्पाइनल नर्व और ब्रेन का एक कोऑर्डिनेशन है। फिर स्पाइनल नर्व के मसल वीक होने शुरू होते हैं, फिर पैरों के हो जाते हैं, और इस प्रकार से बंदा बेड पे आ जाता है। और प्रोग्रेशन डिपेंड करता है, कोई फास्ट प्रोग्रेस होती है, कोई स्लो होती है। कोई बंदा 8-10 साल भी जी पाता है, कोई 2 साल 1 साल में चला जाता है, हर एक अलग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार ये मोटर न्यूरॉन डिजीज है, जिसमें हमें कुछ चीजें देखने के बाद उसका वीकनेस का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, वो देख के हमें पता चल जाता है कि ये मोटर न्यूरॉन पेशेंट है। मैं कुछ आपको वीडियो दिखाऊंगी अभी। ये 3 मोटर न्यूरॉन पेशेंट हैं, इनके आप एक्शन देखिए। ये इतना ही हाथ उठ रहा है उसका, साइड से नहीं उठेगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, मगर ऐसे नहीं जाएगा। ये बहुत ही रेयर चीज है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा। अभी सेकंड देखिए। थर्ड है, इसके बहुत ही हाथ खराब हो चुके हैं, तो इनके हाथों में ऐसे ऐसे ट्रेमर रहते हैं, क्योंकि जितनी नर्व वीक होती जाती है उतने ट्रेमर आने लग जाते हैं, कंट्रोल नहीं रहता, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा, इसमें किसी की किसी की वॉइस चली गई है, कोई थोड़ी बात कर पाता है, किसी के हाथों में, तो ये सिम्टम है। तो आप लोगों को एमएनडी के बारे में समझ गया होगा मेरे ख्याल से, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया। किसी को कुछ डाउट हो, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरी डिजीज पे चलूंगी। हाँ जी बोलो। मेल में ज्यादा होता है मोटर न्यूरॉन, फीमेल में कम होता है, लेकिन आजकल कोरोना के बाद फीमेल में ज्यादा हो रहा है। कह नहीं सकते, फीमेल हार्मोन्स का कारण हो सकता है, और तो कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं होता, सिर्फ हार्मोन्स के ही फर्क होते हैं। जो फीमेल हार्मोन्स है वो ज्यादा हमारे बॉडी के, मतलब एसिड अल्कली को भी इनबैलेंस हार्मोन्स बहुत ज्यादा कर देते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। वो कोई कारण, क्योंकि लीवर से सारा अटैच है, जो भी हार्मोन्स है वो भी लीवर से ही अटैच होते हैं, और हर एक कोई भी बीमारी हो उसमें सबसे पहले लीवर पे अटैक आता है, और उसके बाद बाकी चीजें शुरू होती हैं। तो मैंने इस पे पढ़ा नहीं है ज्यादा, लेकिन अभी आगे का जो मेरा एक और दो दोपहर में शायद एक और ये है, दोपहर में नहीं अभी है, थोड़ी देर बाद, उसमें भी काफी सारी चीजों में लड़के और लड़की में अलग अलग हैं। तो ये पढ़ने के बाद बताऊंगी, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, बट मोस्टली काज आप भी पढ़िए, शायद हार्मोनल चीजें ही हैं, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स मेल में नहीं होते, मतलब ज्यादा नहीं होते, तो वो एक कारण है जिसके कारण मेल में या फीमेल में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते या कम होते हैं। जी जी, ठीक है, थैंक यू। अभी जी, आप ना बाद में फोन करना, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, आगे का रह जाएगा। आप अगर पेशेंट है तो आप बाद में बात कर लेना, फोन मेरा यहाँ लिख देंगे, फोन आप ले लेना, ठीक है।
दीदी, हाँ जी। अगर स्ट्रोक का पेशेंट हो और बाद में ऐसे हाथ उठाने में दिक्कत हो तो क्या वो किसका? स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज स्ट्रोक, स्ट्रोक का, हाँ। हाँ, तो उसको अगर ऐसे ही हाथ उठाने में दिक्कत हो, साइडवेज नहीं उठता हो, वो स्ट्रोक अलग चीज है ना। हाँ, पर उसके वो सिम्टम ब्रेन अगर के ऐसे, अंदर कुछ स्ट्रोक आ गया है, उसलिए वो हो रहा है, तो स्ट्रोक किस लिए, किस वजह से, उसको निकालना होगा। वो मोटर न्यूरॉन नहीं बोल सकते, बाकी सिम्टम भी देखने होंगे। ओके बाकी बहुत सारे सिम्टम बताए ना, वो भी देखो। ओके। जी। और आपको डाउट हो तो ईएमजी करवाओ। दीदी, क्या ये मोटर न्यूरॉन डिसीज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पहले से होने से भी होती है? या आगे नहीं जा, हाँ। क्या? डाइजेशन में अनडाइजेशन या फिर प्रॉपर डाइजेशन नहीं है तो भी आगे चल के अगर मोटर न्यूरॉन डिसीज? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैंने देखा है कि बहुत सारे विटामिन डेफिशिएंसी से भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो विटामिन डेफिशिएंसी आप पहले देखो, चेक करवाओ। विटामिन डी, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये 4 चीजें पहले चेक करवाओ। तो अगर वो डेफिशिएंसी है तो मसल्स टूटेंगे ही टूटेंगे, खाना नहीं मिल रहा उनको, तो कोई भी बीमारी आ सकती है, खाली मोटर न्यूरॉन नहीं। मेरे पिछले साल एक पेशेंट चल रहे थे, उनकी जुबान पे काला स्पॉट था। वो ना आप मेरे को नहीं, बाद में फोन कर। हो गया, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ उनकी जुबान पे काला स्पॉट था। तो आचार्य जी ने बोला था तो काला स्पॉट है, इसका मतलब उनको ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। कह नहीं सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, आपको वो देखना आना चाहिए। इसीलिए ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, ये बिना रिपोर्ट के भी आप देख सकते हो। और उसको फिजिकली चेक करो, एसिड में दर्द है, अल्कलीन में दर्द है, लीवर में है, वो चीजें आप ठीक करो। ये जो चेकिंग हमारी, वो बहुत बढ़िया टूल है। आप एमआरआई नहीं करोगे, चेकिंग करोगे तो भी आपको बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। हाँ इसके दीदी। बाद है हाँ दीदी। मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। दीदी एक 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 क्वेश्चन था, इसमें पार्किंसन और एमएनडी में थोड़ा सा डिफरेंस बताइए दीदी। पार्किंसन और एमएनडी, क्योंकि बहुत से सिम्टम्स इनके मैच होते हैं, तो जी। इसको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट बिटवीन मैं बताइए। पार्किंसन भी है, हाँ मैं करूंगी बाद में। पार्किंसन और पीएसपी में भी बहुत चेंजेस होते, लोगों को पता नहीं चलता इसमें है। कुछ बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलती है हमको जी। पार्किंसंस और एमएनडी में। जी। इसमें जो फैस्कुलेशन होता है वो पार्किंसन में नहीं होता है। इसमें जो मसल डीजनरेट स्टार्ट होते हैं, पार्किंसन में स्टार्टिंग में नहीं हाँ होते। मैं बताती हूँ बाद में, ठीक है, क्योंकि ओके अपना ओके। ना टाइम चला जाएगा, फिर मुझे वार्निंग आ जाएगी कि आप बसोगे और आपका ही नुकसान होगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है, वो भी जेनेटिक है, जीन्स में ही प्रॉब्लम आते हैं, हेरिडिटरी होती है। और आपको मैं बताऊं, मेरे घर में ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी। जो जानते हैं, मेरा भाई है संदीप, उसके पापा को थी, लुधियाना वाला। और हमारी उन पापा की फैमिली में उनकी मासी, उनके बच्चे, बहुत लोगों को थी। मैं पंजाब जाके, ये बहुत पुरानी बात, 90 की बातें हैं, तो मैं वहाँ जाके हर एक के घर गई, उनको मिली, उनको ट्रीटमेंट सिखाई। उसमें से कुछ लोग आज भी ठीक हैं, चलते फिरते करते हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मेरी एक बुआ का लड़का है, बच्चा था तब से वो दुर्गापुर में ट्रीटमेंट लेता था, अपना सुकुमार जी के पास। बाद में वो भी जलंधर में अमित से लेता है, और आज भी वो चलता फिरता ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए। ये सिर्फ न्यूरोथेरेपी की वजह से। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी ऐसी बीमारी जिसका, ये जितनी बीमारियां, इनका कोई इलाज कहीं नहीं है। इसलिए प्लीज आप ध्यान दो, आप कर सकते हो जो दुनिया नहीं कर सकती, तो वो आपको करना है। इसीलिए मुझे ये बताना है आपको कि क्या करना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसका भी पता नहीं चलता, एक बच्चों में होती है, एक बड़ों में होती है, एक औरतों में होती है, ऐसे अलग अलग टाइप इसमें भी हैं। अगर आप देखो, ये टाइप्स हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे मसल्स इसमें भी रिजिट होते जाते हैं। ये नर्व की बीमारी नहीं, लेकिन मसल की है। मसल्स है ना, हमारे स्केलेटल मसल बोलते हैं, बोन से जुड़े हुए मसल, वो बोन से जुड़े रहते हैं और वो बोन को सपोर्ट करते हैं।
वो मसल को जोड़ने वाला एक प्रोटीन है जिसको डिस्ट्रोफिन कहते हैं। वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ही बिगड़ा हुआ है जीन्स के कारण। वो बनता नहीं है या बनने के बाद वो काम नहीं करता, दोनों चीजें होती हैं। तो वो बोन को छोड़ने से हमारे बोन वीक हो जाते हैं, मसल डैमेज हो जाते हैं, सूखने लगते हैं और फिर ऑर्गन डिसऑर्डर होने लगते हैं। इसमें जो देखने जैसी चीज होती है कि आप देखो कोई भी बच्चा टो पे चल रहा है एड़ी उठा के, तो समझ लो ये कुछ गड़बड़ है। बच्चा छोटा सा होता है तभी वो टो पे चलता है ऐसे, और वो एड़ी पे नहीं चलता है। तो ये एक निशानी है। जब बच्चा छोटा सा अगर देखो कोई भी कि टो पे चलता है, उसके पेरेंट्स को आप बोलो कि इसको ना चेक कराओ, कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसके जो काफ मसल हैं वो थोड़े या तो वीक होने लगते हैं या मोटे होने लगते हैं। और वीक होने लगते हैं यानी वो वहां से शुरू बीमारी हो चुकी है और वो मसल्स वीक होने लग गए हैं। और वीक होने के बाद मसल डेड होने लगते हैं। जब डेड होते तो वो मोटे हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो काफ मसल सारे टाइट होने लग जाते हैं और फिर वो चलना थोड़ा सा उसका डिफिकल्ट होता है, वो गिरने लगता है। फिर दिन में 1-2-3 बार गिरा, फिर घड़ी घड़ी गिर गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि बेचारा गिरा तो फिर उठ के खड़ा ही नहीं हो सका। फिर ऐसा बच्चा फिर बैठा ही रहता है। बैठने के बाद कुछ और थोड़ा टाइम के बाद वो बैठ भी नहीं सकता क्योंकि उसकी बीमारी ऊपर स्पाइन तक आ जाती है। फिर वो लेट जाता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके 2-3 साल में डिटेक्ट होता है, पता चलता है, और 14 साल की उम्र होती है, उससे ज़्यादा वो जीते नहीं है। और ये हर पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चे की उम्र 14 साल ही है। मैंने तो पेरेंट्स भी ऐसे देखे हुए हैं और इतनी तकलीफ होती है। वो देखते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र बढ़ रही है और उतना डर अंदर बढ़ता जा रहा है कि अब इसकी उम्र इतनी ही रह गई है। तो ये बहुत ही खराब है। जो ये ड्यूशेन बीमारी है ये बच्चों में होती है। जो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये बड़ों में होती है। इसमें ना एक पैटर्न है बहुत अच्छा। अभी जो पुराने हैं, मुकेश जी आप दिखा सकते हो क्या वो उठता कैसे है? आओ ना। हाँ, उसमें ना एक पर्टिकुलर उठने का पैटर्न है। अगर वो नीचे बैठा है तो एक अजीब तरीके से उठता है वो। तो उसमें ये देखिए ऐसे उठता है वो। हाँ, आप करके दिखा दो। हाँ, ये सामने ही है। मतलब वो पहले नीचे, उसकी कमर में जोर नहीं होता, कमर के मसल उसके वीक हो जाते हैं। तो वो पहले नीचे पैरों पे प्रेशर देगा, फिर ये उसके एंकल के पास ऊपर, फिर वो घुटनों के ऊपर हाथ रखेगा और फिर सीधा होगा। वो ऐसे डायरेक्ट जैसे अपने बच्चे सीधा है वैसा। तो ये एक पैटर्न आप हमेशा याद रखो। आपको नहीं पता चल रहा बच्चे को क्या बीमारी, उसको जमीन पे बिठाओ और इस प्रकार से अगर उठता है तो आप 100% श्योर बोल सकते कि ये एमडी का पेशेंट है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है। तो ये आप कोई भी डॉक्टर से शर्त लगा सकते हो कि ये एमडी का पेशेंट है। तो इसमें ये एक चीज होती है। और फिर स्लोली स्लोली मैंने बताया बड़ों में जो होती है बेकर्स डिजीज है, जो 18-19-20 की उम्र में शुरू होती है और फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन वो 10 साल में बंदा धीरे धीरे 10 साल चलता रहेगा, थोड़ा चलने में अटकेगा, फिर वो बैठ जाएगा, उसमें 10-20 साल निकल जाएंगे, फिर लेट के भी उसको 10 साल निकल सकते हैं। तो मेरे खुद के चाचा जी 82 में गए हैं, मतलब 82 की उम्र तक लास्ट 2 साल वो बेड पे थे। तो ये तो मैंने घर में भी देखा हुआ है पेशेंट। तो इस प्रकार से वो पेशेंट की उम्र लंबी होती है लेकिन बॉडी उसकी धीरे धीरे डैमेज होती जाती है। और इसमें उसके बाद में ये जो लिम्ब ग्रिडल है, ये मैंने जेंट्स में लेडीज में भी होता है, पर मैंने लेडीज पेशेंट ज्यादा देखे हैं। 2 पेशेंट ऐसे जो गुरुजी के टाइम पे ठीक हुए। ये पेशेंट ठीक कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूं। आपके क्लिनिक पे एक दिन आ गया, ट्रीटमेंट ली गया, दूसरे दिन आया, ट्रीटमेंट ली, 2 महीने ली, फिर बोलेगा फर्क नहीं हो गया।
ये पेशेंट को आप शुरुआत में बोलो 2 साल लगेंगे। 2 साल। आपकी लाइफ तो 60 साल है, 80 साल है, तो 2 साल हमको दो तो हम ठीक करेंगे। ये 2 महीने 3 महीने में पेशेंट ठीक नहीं होगा। कुछ सिम्टम ठीक हो सकते, ठीक नहीं हो सकता। ठीक उसको बोलते हैं, क्योर उसको बोलते हैं जो ठीक होने के बाद सारे सिम्टम गायब हो गए, वो बिल्कुल ठीक रहा और 5 साल ठीक रहा, 10 साल ठीक रहा, उसको हम क्योर बोल सकते हैं। उसको नहीं बोल सकते जो थोड़े दिन सिम्टम, खाली सिम्टम ठीक नहीं करने हैं, पेशेंट ठीक करना है। उसका जो प्रोटीन है उसको बनाना है। तो वो कैसे बनाना, अभी तक स्टडी चल रही, पढ़ाई चल रही है। अभी मेरे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की एक ही पेशेंट है, लेडी है, लिम्ब-गिरडल। ऐसे ही 2 पेशेंट थी गुरुजी के टाइम पे। एक जाहिदा, सबको पुराने लोगों को पता है, और एक और थी हिना करके, नाम लेना नहीं चाहिए, अब वो पुराने पेशेंट है, ले दिया मैंने। तो वो जमीन से नीचे से उठ नहीं सकते थे। वो लड़की जो आई थी, एक 35 साल की डॉक्टर सिंगल की पेशेंट थी, और वो चल नहीं सकती थी, 2 लोग पकड़ के लाते थे। उसके बाद वो 6-8 महीने 1 साल ट्रीटमेंट ली, 1 साल में चलना फिरना हो गया, बस में अपने आप अकेली आके चढ़ने लगी, सारे काम करने लगी, फिर वो नौकरी कर रही थी। और आज से 3 साल तक, पहले तक वो मेरे टच में थी, कोरोना के पहले तक। कोरोना के बाद वो फोन वोन पता नहीं, अब वो नहीं है। तब तक वो बिल्कुल ठीक थी, ऑफिस जाना, शादी हो गई, सब काम कर रही है। मतलब ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, पर हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और वो जाहिदा थी, वो भी आज तक ठीक है, वो नीचे से बैठना उठना चलना। एक वो आपको याद है, दिलीप, आपने तो देखा है मेरे क्लिनिक पे, वो केतन, सबको पता है, केतन के पापा, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट, चलते फिरते हैं, पर 15 से 20 साल वो न्यूरोथेरेपी में हैं। गुरुजी के क्लिनिक पे थे, अभी मेरे क्लिनिक पे होते हैं। अभी उनका बेटा बड़ा हो गया, वो घर पे ही उसकी वाइफ और बेटा देते हैं ट्रीटमेंट, पर आज भी चलते फिरते हैं, स्कूटर चलाते हैं। अभी उनकी उम्र भी बेटा कॉलेज में है, तो कितने बड़े हो गए होंगे। और वो उम्र के 20-22 साल में ट्रीटमेंट लेने आए थे, और आज बच्चा 22 साल का हो गया है। और वो बंदा आज अपनी दुकान आज भी चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, सुबह बैठता है, शाम को घर जाता है। मोस्टली खाली नीचे बैठ के उठने में तकलीफ है, पर बाकी सारे काम कर रहा है बिकॉज ऑफ न्यूरोथेरेपी। तो इस प्रकार से ये ऐसी बीमारियां हैं, मैंने काफी सारे सिम्टम और ये बता दिए। इसके सीपी के जो होता है वो ब्लड टेस्ट होता है, टेस्ट भी इसमें दिए होंगे। इसका थोड़ा पोस्चर ऐसा बिगड़ जाता है, मसल्स हिप के बिगड़ जाते हैं, तो उनको पेट को आगे करके चलना पड़ता है। उनका चलने में भी एक अजीब सा ये होता है कि वो चलेगा तो एक तो एड़ी ऊपर जा रही है, ऊपर से उसको पेट आगे करके कमर पीछे करके अजीब सा दिखने में भी वो होता है कि चलना कैसे होता है उसका। तो इसमें मैंने सिम्टम वगैरह मोस्टली तो सब बता दिए हैं। टेस्ट देख लीजिए, इसमें सी के है, सीपी के है, ये ब्लड टेस्ट है। और इसमें जीनेटिक स्क्रीनिंग भी होती है, जीन्स के टेस्ट होते हैं। ईएमजी है, उससे भी पता चलता है। एक इसमें अगर हार्ट के सेल वीक हो गए थे कि इलेक्ट्रॉनिक ईकेजी है, ईसीजी जैसा, उससे भी पता चलता है कि हार्ट का रेट कितना है, उसकी हार्ट की एक्टिविटी कितनी है। और मसल बायोप्सी से किस टाइप जो है वो मसल बायोप्सी से पता चलता है, बाकी किसी टेस्ट से नहीं पता चलता। तो ज़्यादातर सिम्टम देख के पता चल जाता है, फिर सीपी के कर लेते हैं बस, ज़्यादा डॉक्टर भी नहीं करते कुछ, क्योंकि ज़्यादा करने में फ़ायदा नहीं है, उनका ट्रीटमेंट तो है नहीं, इसलिए फिर ये छोड़ दिया जाता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न? हाँ जी। हाँ, वही उन्होंने पूछा, मेल ही क्यों होते हैं। देखिए, ये ना जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है, वो लेके जाती है फीमेल। ये मैंने पढ़ा है, आप बैठिए। हाँ,
मैंने तीन तीन भी देखे हैं, 3 लड़कियां एक जगह 3 लड़के। हाँ, नहीं हुई, बता रही हूँ, वो बता सकती हूँ। ये मैंने पढ़ा था इसलिए ये पता है कि क्योंकि जब मेल फीमेल क्रोमोसोम होते हैं ना, उसमें एक्स जो है वो लेडी है, लड़की है, उसमें एक्स एक्स 2 मिलेंगे, एक वीक एक्स है, एक डोमिनेटिंग एक्स है, तो वो मिक्स हो जाएगा। तो वो लड़की में तकलीफ नहीं होगी कि जो डोमिनेटिंग वाला है वो दूसरे एक्स को दबा देगा, तो वो लड़की में डिफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन लड़के में खाली वाई है और एक्स है, तो ये एक्स जो करियर वाला औरतों में होता है, ये उसको इफेक्ट करता है, उसको वीक करता है। ये एक जेनेटिक कारण है। और उसमें जो लड़की है वो करियर होगी, वो लड़की में वो रहेंगे जीन्स, जब उसके बेटा होगा उसमें वो तकलीफ आएगी। ऐसे ये जेनेटिक होती हैं चीजें। तो हमारे घर में जो था ना, कोई भी लेडी को नहीं था, पर लड़कों में आया। पर हमने फिर वो आगे वाली पीढ़ी को कैसे हम इसको बंद करें, उसके लिए बहुत कोशिशें की, और काफी हद तक हम लोग सक्सेस भी हुए। क्या? नहीं समझा। ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड ग्रुप नहीं, क्रोमोसोम, जीन्स, ब्लड ग्रुप से नहीं होता ये। वो ब्लड ग्रुप की बात नहीं, ब्लड फैमिली का ये हो रही, मतलब ब्लड रिलेशन हो तो चीजें होती हैं कुछ गलत, पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ऐसा नहीं है। ब्लड ग्रुप निगेटिव होने से उसका इम्यून सिस्टम लो होता है, पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी मुझे नहीं मिला कहीं, मोस्टली नहीं होता है। ऐसा हजारों में कोई एक हुआ होगा तो पता नहीं, पर मैंने तो गुरुजी के मुंह से नहीं सुना। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सारा एक एक चीजें हमने देखी हैं, पेशेंट आते हैं तो देखना होता है सब। ठीक है, इसके बाद हम दीदी एक मिनट, जी। मेरे बच्चे को ही डीएमडी है, अभी 21 साल कंप्लीट हो गया, 22 रनिंग है, और 2014 से मैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हाँ और जी, मेरा आने का कारण भी वही है। मालूम है, आपने बताया था हाँ, बस लास्ट टाइम। वही है, तो जी। ठीक है, काफी ठीक है। और आपका बच्चा ठीक है? हाँ ठीक है, अभी 22 जी। रनिंग है। और उसको ट्रीटमेंट देते रहो, हाँ वो डेली। बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है और एक सर्टन एज के बाद फिर ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दीदी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसको हम एमएस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो कमियां हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान करती हैं। आपको खाना नहीं मिला 8 दिन तो आपको वीकनेस आएगी। हमारे सेल्स को खाना नहीं मिला, कुछ प्रोटीन ठीक से नहीं बन रहा है, कुछ विटामिन ठीक से नहीं बन रहे, तो वो डैमेज होंगे होंगे ही। तो वो डैमेजेस फिर अलग अलग बीमारियों के रूप में आता है। इसमें कुछ कारण हमारी बॉडी खुद के इम्यून सिस्टम भी हो जाता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून यानी हमारे ही सेल हमारे अगेंस्ट काम करने लग गए, और वो सेल जो न्यूरॉन होते हैं, जो नर्व है उसके जो सेल हैं, न्यूरॉन, ब्रेन के न्यूरॉन सेल, उनकी माइलिन शीथ पे अटैक करता है। अब ये न्यूरॉन के बारे में आपको पता हो तो वो ऊपर ऐसे होता है और नीचे ऐसे पूंछ होती है, उस पे माइलिन शीथ कवरिंग होती है। वो कवरिंग जो है वो आपके मैसेज को प्रॉपर जगह पे पहुंचाने का काम करती है। ये मैसेज आया, उसके कवरिंग में गया नीचे, और नीचे से दूसरे उसमें कवरिंग में गया, तो वो इधर उधर नहीं जाता मैसेज। लेकिन जब वो कवरिंग ही निकल गई तो मैसेज को कौन रोक सकता है? हाँ, दिखाती हूँ। तो वो 1 मिनट ये दिखा दूं आपको, आगे है।
तो ये देखिए, ये न्यूरॉन्स जो है, इसकी जो ये कवरिंग है, ये डैमेज होने से वहाँ से फिर जो हमारे मैसेज है वो पहुँचते ही नहीं, मसल तक नहीं पहुँचेंगे, बोन तक नहीं पहुँचेंगे, या तो वो हमारे मसल्स और बोन डैमेज होना शुरू होते हैं। इसमें भी मसल डैमेज होते हैं, पर मोटर न्यूरॉन और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, वो आप याद रखो। मोटर न्यूरॉन में मसल ड्राई होके डैमेज होके निकल जाते हैं, दिखता है आदमी पतला हो गया, दुबला हो गया, उसके मसल निकल गए। एमएस में नहीं दिखता है, एमएस में मसल अच्छे होते हैं पर उसकी कार्यशक्ति खत्म हो जाती है। दिखने में देखोगे तो एमएस पेशेंट अच्छा दिखेगा, मसल्स उसके खत्म नहीं होते, टूट नहीं जाते या श्रिंक नहीं होते, एट्रोफी नहीं, एट्रोफी भी होती है लेकिन वो मसल दिखने में नहीं ठीक ये होते, तो वो ठीक रहते हैं। इसलिए मोटर न्यूरॉन और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये बहुत बड़ा फर्क दिखता है कि उसमें मसल्स नहीं होते, वो वीक वीक ऐसे दिखता है कि हड्डियां ही दिख रही हैं, और एमएस में वो दिखता नहीं ऐसा। इसका एक बहुत बड़ा ये है, जब भी एमएस पेशेंट अगर आपके पास आता है, पहला क्वेश्चन उसको पूछो, स्टार्ट में आपको क्या विजन में कोई प्रॉब्लम आया था? सबसे पहला असर होता है विजन पे, जो ब्रेन में ऑप्टिक नर्व वहां असर होता है, या तो उसको डबल विजन दिखता है या फिर उसको ब्लर्ड हो जाती है विजन कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद अगर बहुत एजुकेटेड लोग हैं तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो उनका पता चल जाता है। हमारे पास एक ऐसे भी पेशेंट थे जिनको डबल विजन हो रहा था, दिख नहीं रहा था, वो सीधा जसलोक में गए, चेकिंग की, मोटर न्यूरॉन निकला, वो डॉक्टरों से मिले, न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, सीधा गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी से मिले, फर्स्ट स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट हुई, उस बात को मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं लास्ट ईयर उनको मिली थी, बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ट्रीटमेंट काफी टाइम ली, मेरे ख्याल से बप्पा दा देते थे ट्रीटमेंट अब उनका बताना नहीं, नाम नहीं लेना। तो वो ही देख के 3 केस कर चुके हैं एमएस के। और गुरुजी ने एक ट्रीटमेंट मैंने इसमें लिखी है शायद, इसमें भी देखिए ये जो प्रोग्रेशन है, एक बोलते हैं जो रिप्लेसिंग, मतलब घड़ी घड़ी जो होता है, ये जो फर्स्ट वाला है रिप्लेस रिमिटिंग, इसमें क्या होता है कि उसको पहले एक बार अटैक आया, उसको दिखना बंद हो गया, और थोड़े दिन बाद जब वो स्टेरॉइड वगैरह दे देते हैं डॉक्टर, वो ठीक हो जाता है, रिकवरी होती है। उसके बाद उसको फिर से अटैक 2-3 महीने बाद आएगा, उस समय पूरी बॉडी पैरालाइज जैसी हो जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, हॉस्पिटल जाने के बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ पैरों पे या किसी एक ऑर्गन पे उसका असर रह जाता है, वहाँ नमनेस आ जाती है, वहाँ फूड ड्रॉप हो जाता है कई बार। उसके बाद फिर से अटैक आएगा, ये 2-4 साल ठीक रहेगा, स्टेरॉइड वगैरह लेंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर वापस जब अटैक आएगा, फिर उसके धीरे धीरे ऑर्गन डिसऑर्डर होते जाते हैं बरसों में। स्लो है, 2-4 महीने में एक अटैक आएगा, 6 महीने में आएगा, और उसके कुछ न कुछ ऑर्गन डिसऑर्डर होंगे। तो ये एक है। दूसरे जो टाइप हैं उनमें वो होती है और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहता है, उसमें अटैक्स नहीं होते, अलग अलग ऐसे अटैक नहीं आते हैं। तो इस प्रकार है, इसमें कोई फेस्कुलेशन नहीं होता है, पर अगर बंदा बोलता है मुझे इम्बैलेंस है और मुझे डबल विजन हो रही थी, तो आप समझ जाओ ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, सॉरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी निशानी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, सॉरी मैं ना सब मिक्स कर रही हूँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। बंदा चलते चलते इम्बैलेंस होता है, स्पीच स्लो होती है, पर स्पीच में ऐसा स्लर्स करके बात करेंगे, पर मोटर न्यूरॉन में कैसे करके नाक से बात होती है, इसमें गले से ही होती है, नाक से नहीं होती।
पर वो करके ऐसे स्लो स्लो बोलेंगे, एकदम आवाज स्लो हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर उनकी निशानियां जिनको आप देख के समझ सकते हो कि शायद ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। चलने में थोड़ा सा वो स्लो स्लो बैलेंस को संभाल के धीरे धीरे चलेंगे। कुछ टाइम के बाद उनको फिर सहारा लेना पड़ता है, वो नहीं चल पाते, इम्बैलेंस बढ़ जाता है, फिर बेड रिटर्न भी हो जाता है बंदा, और एक टाइम के बाद डेथ भी हो जाती है। तो ये भी प्रोग्रेसिव बीमारी है, कोई स्लो प्रोग्रेस, कोई फास्ट प्रोग्रेस। इसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल रहता है। जिस बीमारी में कोई इलाज नहीं है, उसमें अगर आप लाइफस्टाइल ठीक रखते हो, अपना खाना पीना, एक्सरसाइज, धूप, पानी अच्छा पीना, तो वो व्यक्ति की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाती है। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है इन बीमारियों में। इसका कारण जेनेटिक है, सिम्टम बता दिया मैंने। इनबैलेंस सबसे पहले विजन का होता है, वॉइस बहुत वीक होती है, इसमें वीकनेस ऐसी आती, फटीग, ऐसा लगता पड़े ही रहो, उठ के बैठो ही नहीं। मतलब स्टार्टिंग में भी ये होता है, घड़ी घड़ी लगता है कि बहुत वीकनेस आ गई है। और इसमें कभी कभी होता है कि ब्रेन की चीजों पे भी असर होता है, सोचने में, समझने, बहुत ज्यादा होने के बाद। स्टार्टिंग में ये सब नहीं होता है, मेंटली वो ठीक रहते हैं, और फिर मसल्स आउटसाइड से उनके ठीक दिखते, ये सब मैंने बता दिया। कॉजेज आप देख सकते हो, इसमें वायरल इन्फेक्शन का भी हाथ होता है। इन्फेक्शन होने के बाद ये हमारे किलर सेल हाइपर हो गए तो वो डैमेजेस कर देते हैं, तो इसको ऑटो इम्यून ही बोल सकते हो। कभी कभी टेस्टोस्टेरोन लो होने से भी ये बीमारी होती है, ऐसा साइंस में, मतलब जो रिसर्च में बताया गया है। मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखा नहीं ऐसा पेशेंट। और जहाँ जिस देश में सनलाइट नहीं मिलती, वहाँ के पेशेंट्स में ज्यादा होता है। तो शायद विटामिन डी का और कैल्शियम का रोल है इसमें, कुछ कनेक्शन। विटामिन डेफिशिएंसी से मैंने बता दिया, हर बीमारी के लिए विटामिन डेफिशिएंसी होती ही होती है। टेस्ट में ब्लड टेस्ट, एमआरआई, ईएमजी। ईएमजी एक्यूरेट है, ईएमजी में पता चल जाता है। एमआरआई में भी डीमाइलिनेशन का पता चलता है। शब्द याद रखो, डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन यानी माइलिन शीथ की कवरिंग डैमेज हो गई, तो डीमाइलिनेशन से आप पता बोल सकते हो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इसमें बीटा इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट है। अब हमारे ज्यादातर पुराने सब जानते हैं, गुरुजी ने बीटा इंटरफेरॉन बनाया था और उसने बहुत अच्छा काम किया। मगर ये बीटा इंटरफेरॉन भी कब देना है? पहले आपको उसका डाइजेशन ठीक करना है, मैंने कल भी बताया था। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना है, उसका लीवर, पैनक्रियास जो मेन ऑर्गन है उनकी कंडीशन ठीक करो, फिर बीटा इंटरफेरॉन दोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए, इसका कारण अभी मैंने बताया, ये जो हार्मोनल है, हार्मोन्स का ही रोल है इसमें बहुत बड़ा। यहाँ पर भी है ना, हाँ। तो प्रेगनेंसी में डबल हार्मोन्स बनते हैं ना, तो वो हार्मोन्स ऊपर आ जाने से वो बीमारी ढक जाती है, खत्म नहीं होती। मतलब थोड़े उसके सिम्टम खत्म हो जाते हैं, मगर वो बीमारी बाद में जैसे ही हार्मोन्स लेवल नीचे जाएगी फिर से आएगी। तो बेचारी हर बार कितने बच्चे पैदा करे? हाँ हाँ, टेस्टोस्टेरॉन चेक करो, उसका टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा के देखो। हाँ, आप सारे ही हार्मोन्स चेक करवा लो, मुझे भी रिपोर्ट भेजो, मैं भी देखूंगी। और उसके टेस्टोस्टेरॉन कैसे बढ़े अच्छे, ये हम देखते ना, ट्राई करते हैं, तो बेचारी को प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का क्वेश्चन था एक, लिम्ब गर्डर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में, लिम्ब गर्डर टाइप? मैं बाद में बता दूं, शाम को चले। आप वहां मिलना मुझे खाने पे, मैं बता दूंगी, क्योंकि अभी टाइम, मुझे ये लोग खड़ा इधर से उठा देंगे।
मतलब टाइम उनके हाथ में दिया है, फिर गड़बड़ हो जाती है। आगे का मेरे मतलब अच्छे आपको और भी चीजें मिलेंगी, फिर वो रह जाएगा। हाँ, मिस हो जाएंगे। जीबीएस, मुझे सचिन का ही फोन आया जीबीएस के लिए। आपने किया था ना? हाँ, इन्होंने फोन किया, एक लड़का है, उसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो बोले कि वो पैरालिसिस जैसा हो गया है। मैंने कहा जीबीएस होगा। मैंने उम्र पूछी तो कुछ 19-20 साल, 22 साल। मैं कहा जीबीएस होगा। फिर इनका बाद में फोन आया, हॉस्पिटलाइज किया है उसको, उन्होंने जीबीएस ही बताया है। फिर श्रुति का फोन आया 1-2 दिन बाद कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा अच्छा, उसको सर्दी जुकाम था? बोले हाँ था। मैं को कहीं ठंड में गया था? तो बोले हाँ हाँ, महाबलेश्वर गया था घूमने। फिर तो ये होना ही था। तो बोले आपको कैसे पता? बोले क्योंकि जीबीएस ऐसे ही होता है। तो जीबीएस का सिम्टम याद रखो, उसको पूछो। एक तो यंग एज या बड़ी एज में भी होता है, पर यंग एज में ज्यादा होता है, 20, 19, 22, 25 साल के से 20 साल की उम्र में। तो इसमें क्या होता है कि कोई उसको पहले 3-4 वीक 5 वीक पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था। सर्दी जुकाम भी हो सकता है, इन्फेक्शन के बहुत टाइप है। कुछ हुआ था इन्फेक्शन और वो बॉडी में रह गया और उसने अटैक कर दिया इम्यून सिस्टम के जो हमारे किलर सेल हैं, और इसकी पेरिफेरल पूरी स्पाइन डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए 4 लिम्स एकदम पैरालाइज हो जाती हैं। सेंसेशन पहले हाथों में लगता है कि टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है। रात को ऐसे कोई बच्चा बोलता है मेरे को ऐसे हो रहा है, और सुबह में पैरों से चल भी नहीं पाता। फिर वो हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, तो पता चलता है कि जीबीएस गलियन बार सिंड्रोम है। तो ये मुझे एक फोन आया था ऐसे ही, ये तो इनका केस हो तो ठीक भी हो गया। मेरे पास उसके भी फोटो वोटो हैं, लेकिन दिखाऊंगी नहीं। उसने श्रुति ने मुझे पहले दिन के भेजे, बाद में भेजे। फिर वो क्लिनिक पे आया, उसको फेशियल पैरालाइज भी था। अभी जो बाद में भेजे वो तो काफी ठीक है, मतलब भागता दौड़ता है, पर अभी टाइम नहीं है दिखाने का। तो मुझे ऐसे फोन आया मेरे जमाई का कि मम्मी वो एक लड़का ना क्रिकेट खेलते खेलते बोला कि गिरा, बोलता मेरे हाथों में जान ही नहीं है। तो हम लोग उसको उठा के घर ले गए। तो मम्मी पापा बोले कुछ वीकनेस खेलने में आ गया, उसको शक्कर नमक का पानी दिया, वो दिया, सो गया। सुबह उठा तो चल भी नहीं पा रहा है। मैंने उसको बोला जाओ उठा के इधर ही ले आ क्लिनिक पे। तो बोला कैसे? मैं बोला वो जीबीएस है, वो ठीक हो जाएगा। बोले पता नहीं, वो तो फिर घर वाले ले गए हॉस्पिटल। बोले ठीक है, वो हॉस्पिटल में भी ठीक हो सकता है, जीबीएस रिवर्सेबल है। जीबीएस ठीक होता है इनिशियल में और यंगस्टर में। एजड को होने के बाद मुश्किल होता है, सीवियरिटी ज्यादा हो तो मुश्किल है, मगर ज्यादातर एलोपैथी में भी ठीक हो जाता है और न्यूरोथेरेपी में 100% ठीक होता है। तो मैंने वो 3 दिन रह के आ गए, इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन देते हैं वो दिए इंजेक्शन उसको। कुछ बहुत फायदा नहीं हुआ। फिर अपने पास आए, अपने पास 3 दिन की ट्रीटमेंट में वो लड़का ठीक हो गया। तो इस प्रकार आप खाली फोन पे सुन के भी बता सकते हो कि क्या बीमारी है। तो ये जो मैंने बताया जीबीएस का ऐसा ही है। और एक मेरे को पेशेंट मिला था ताज होटल में, वो कोई मेरे पेशेंट ही थे, वो मुझे ले गए थे, वो फॉरेन से आया था कहीं से। तो उसको देख के खाली मैंने देखा, मैंने उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने कहा आपको सर्दी जुकाम था, कोल्ड का? बोले हाँ हाँ। बोले ये जीबीएस है। वो व्हील चेयर पे था, 50 एज होगी, पूरे मसल वसल ये हो चुके थे, 1.5 साल से वो परेशान थे। और बॉम्बे में किसी आयुर्वेदा के पास गए थे। वो टाइम बहुत पुरानी बात है, शायद 2001-2 की बात होगी। तो फिर मैंने उनको बोला, बोले हम कल सुबह ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा भी एक दिन में मैं क्या कर सकती हूँ? तो भी मैंने उनको 6 ADR 30 मेडुला 6 ADR उसकी वाइफ को सिखाया, और पी हिपेरिन, इतना ही सिखाया, ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा ये दे दो आप। तो मैं आ गई। वो 3 महीने बाद वो लोग वापस आए,
तो वो आदमी ये सहारा लेके चलता था खाली इतने ही ट्रीटमेंट पर, क्योंकि ऑटो इम्यून है। आपने उसका एडीआर को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो थोड़ा थाइमस तो कम हो जाएगा ना, और उसके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। नवल जी, आप हार्मोनल लेवल बैलेंस करने के लिए क्या करना, आप मेरे से बाद में बात करना। तो उसकी जैसे ही चीजें ठीक हुई, बंदा ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से वो फिर 3 महीने बाद फिर बोले कि हम आएंगे, 6 महीने बाद फिर वो आए नहीं, मिले नहीं, वो बात अलग है, वो ठीक हो गया होगा बंदा। लेकिन ऐसे आप छोटी छोटी चीजें भी सिखा के लोगों को ठीक कर सकते हो। तो इसमें जो मैंने बता दिया, विटामिन डेफिशिएंसी होती, इम्यून सिस्टम लो है उसका, तो विटामिन डेफिशिएंसी है, इम्यून सिस्टम लो है, इन सब का कारण क्या होगा? अगर सब चीज बॉडी में लो है तो कारण क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम लो है, डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, खाना पीना नहीं मिल रहा है सेल्स को। एक बात याद रखना, जब खाना नहीं मिलेगा तो वो वीक होगा, तो सेल्स वीक हो गए तो बीमारी आएगी। तो हर बीमारी का लॉजिक यही ज्यादातर होता है। क्या? हाँ, फीवर, सर्दी जुकाम होके उस टाइम नहीं होगा, कुछ दिन बाद, कुछ वीक बाद, 2-3 वीक बाद। और उसमें भी उसका अगर लाइफ स्टाइल कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कुछ ऐसी चीजें खा रहा है, शराब पी रहा है, तो जल्दी भी होगा। ठंडे प्रदेश में चला गया, वो ठंड से मसल सिकुड़ने लगते हैं ना, तो भी ज्यादा जल्दी होता है वो। ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेटरी सिम्टम देख लीजिए। और ये बीमारी काफी, हाँ, इसमें भी डबल विजन, फिर आंखों को वो घुमा नहीं पाता, एक साइड रखना, ये भी हो जाता है, मतलब स्क्विंट भी हो जाता है सीवियर केस में। टाइप अलग अलग हैं इसमें, कोई जल्दी प्रोग्रेसिव है, कोई स्लो है, लेकिन ये ठीक होने जैसी चीजें हैं। जहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसी में वो बहुत सालों तक रह जाता है। बंद करो जीबीएस में, ठीक है। देखिए, मेरा तो अलार्म बज गया, तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी हम रात को 2 बीमारियों के लिए बैठ सकते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम रात को खाने के बाद बैठ सकते हैं, आप बोलोगे तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नवीन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, प्लीज प्लीज।